इन अनुसूचियों की संख्या 8 थी और बाद में इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई। जो जो हमने भारतीय संविधान में नए विषयों को जोड़ने का प्रयास किया गया और इन अनुसूचियों को आगे बढ़ाया गया। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कल वाला। कल हमने सर्वप्रथम पढ़ा था अनुसूची नंबर 1 संघ व राज्य क्षेत्र यानी कि 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो भी चेंजमेंट होता है पहली अनुसूची में साफ साफ उसका असर दिखाई देता है तथा पहले भाग में दिखाई देता है। हालांकि नए राज्यों का निर्माण केंद्र द्वारा भारत देश की भूमिका, अन्य देशों के साथ आदान प्रदान, ये सब जो नियम है, कानून है, वो भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में लिखी हुई है। चेंज करने का तरीका वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन अनुसूची 1 में साफ साफ लिखा हुआ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश राज्य उनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। मतलब भाग 1 में परिवर्तन होता है तो उसका परिवर्तन कहाँ पे दिखाई देता है, अनुसूची 1 में। हालांकि अनुसूची 1 में परिवर्तन करने का कोई नियम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अनुसूची 1 में साफ साफ लिखा हुआ कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में अनुसूची 2 और अनुसूची 2 में हमने कुछ प्रमुख व्यक्तियों का वेतन पढ़ा था। फिर अनुसूची 3 के अंदर हमने शपथ पढ़ी थी। शपथ केंद्र के मंत्री तथा केंद्र के सदस्य, राज्यों के मंत्री तथा राज्यों के सदस्य, ये मैंने 4 प्रकार के लोग बताए थे। इनकी हमने 3 प्रकार की शपथ बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार की शपथ लेता है। पहली शपथ जब वो प्रत्याशी के रूप में पर्चा अप्लाई करता है, फॉर्म अप्लाई करता है कि मैं इस फलानी पार्टी के टिकट पर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने कार्यों का अच्छी तरीके से निर्वहन करूंगा। मतलब प्रत्याशी के रूप में। जब चुनाव जीत जाता है तो फिर वो किसके रूप में शपथ लेता है, संसद के सदस्य के रूप में, या उसको अगर मंत्री बनाया जाना है तो मंत्री के रूप में शपथ लेता है। ये नहीं कि वो दोनों लेगा। जिन जिन व्यक्तियों को मंत्री की शपथ देनी है वो मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, मंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे, और जिन जिन लोगों का केवल संसद का सदस्य रखना है वो संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। तीसरी लास्ट शपथ गोपनीयता की शपथ कि यह सरकार जो भी कार्य करने जा रही है, इस संसद के अंदर हम जितने भी लोग संसद सदस्य तथा मंत्री के रूप में बैठे हैं, हम जो भी देश की एकता, सुरक्षा, अखंडता के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन सब कार्यों को हमें गोपनीय रखना है। अगर वो जरूरी है तो गोपनीयता की शपथ भी इनको दिलवाई जाती है। तो 3 हो गई प्रत्याशी के रूप में, दूसरी मंत्री या संसद सदस्य के रूप में, और तीसरी गोपनीयता की शपथ की जो भी संसद या विधानसभा में कार्यवाही चलेंगी उनकी गोपनीयता की शपथ रखेंगे। सिर्फ 4 प्रकार के लोग ही लेते हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश तथा केग, इन 3 लोगों की शपथ भी कहां पर है, इसी के अंदर। मतलब 7 प्रकार के लोग अनुसूची 3 में क्या लेते हैं, शपथ। अनुसूची 4 के अंदर मैंने आपको बताया था राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, साफ साफ बताया था मैंने कौन कौन से राज्य से कितना कितना प्रतिनिधित्व है। सर्वाधिक यूपी से है, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 है, पहले 4 हुआ करता था, दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1, मतलब 4 हुआ करता था। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद जो जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में या जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा जो 4 सदस्य राज्यसभा में भेजती थी, अब वह 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भेजेगी। हालांकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर से एक भी सदस्य राज्यसभा में नहीं है। कारण बता देता हूं मैं आपको, 4 सदस्य थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब नए सदस्य उनकी जगह जाने थे तो पीछे मुड़ के देखा तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त है, विधानसभा वहां पे है नहीं। अब पहले वहां पे विधानसभा बनेगी केंद्र शासित प्रदेश की, और विधानसभा बनने के बाद में फिर से वहां से कितने सदस्य भेजे जाएंगे, 4 सदस्य। अगर पूछ लें कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये नहीं भेजे जाते हैं, वो तो परमानेंट ही है, वो तो 4 है। तो इसका ध्यान रखना, एक भी सदस्य वर्तमान में नहीं है। कारण साफ साफ है, जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा का निर्माण नहीं किया, और विधानसभा का निर्माण नहीं है तो राज्यसभा में सदस्य कौन बचेगा। अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5 के अंदर मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति 24 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके कुछ क्षेत्रों को
जो आदिवासी के रूप में होते हैं उनको अनुसूचित या आदिवासी घोषित करके राज्यपाल को सौंप देता है कि वो इनके विकास के कार्य पे 1974-75 में उन क्षेत्रों को जिनको वो अनुसूचित करता है उन क्षेत्रों को टीएसपी का नाम भी दिया गया है। अभी हाल 2020 में राजस्थान के कुछ जिलों को टीएसपी के अंदर नए रूप से शामिल किया गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को संपूर्ण जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा उदयपुर है, चित्तौड़ है, पाली है, इनके कुछ तहसीलों, एक राजसमंद भी है, इनकी कुछ तहसीलों को मतलब 727 गांवों को शामिल किया गया है कहां पर, टीएसपी में। इनसे पहले 1981 में टीएसपी में केवल कौन शामिल था, किशनगढ़ तहसील, कौन से जिले, बारासिती। यह अनुसूची मतलब 5 अनुसूची में क्या है, टीएसपी आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित राज्यपाल को कुछ शक्तियां। अनुसूची 6 सेम बात यही है, आदिवासी क्षेत्र, लेकिन इनको कुछ विशेष छूट दी गई है। जिन क्षेत्रों को अनुसूची 6 में शामिल कर लिया जाता है उन क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों के लोग बस भी नहीं सकते, जमीन भी नहीं खरीद सकते, मतलब उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होता। ये पेवर आदिवासी के रूप में माने जाते हैं। अभी केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गृह मंत्री अमित शाह से सिफारिश की थी कि जो नया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है उसको भी किसमें शामिल किया जाना चाहिए, अनुसूची 6 में शामिल किया जाना चाहिए। क्या बात होगी, क्या मैसेज डाल रहे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके बाद में अनुसूची 7, और अनुसूची 7 में हमने बात की थी शक्ति विभाजन की। शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्यों के रूप में, राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कल हमने हल्के हल्के सभी विषयों को बात किया था कि जनगणना संघ सूची में है, लेकिन जन्म मृत्यु का जो रजिस्ट्रीकरण है वो कौन सूची में है, समवर्ती सूची में है। मैंने इसके साथ ये भी बताया था कि माप तोल की जो दर निर्धारित की जाती है कि कितने किलो का कितना क्विंटल होगा, कितने क्विंटल का कितना टन होगा, ये जो दर का निर्धारण किया जाता है वो संघ सूची के अंदर है, जबकि नाप तोल है वो सब्जेक्ट या वो विषय कहाँ पे है, समवर्ती सूची में। इसके अलावा मैंने अपवाद भी बताए थे कि संघ सूची में किन किन, राज्य सूची पर किन किन परिस्थितियों में संघ सूची कानून बना सकती है। इसके अलावा समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है, संघ व राज्य दोनों बनाते हैं, विवाद होते हैं तो किसका मान्य होता है, और एक कंडीशन मैंने ये भी बताई थी कि अगर विवाद हो गया तो राज्य का भी मान्य हो सकता है। इस प्रकार हमने 7 अनुसूचियों की बात की थी कल। आज हमारी 8वीं अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में आपको पता है मान्यता प्राप्त भाषाएं। क्या टॉपिक है 8वीं अनुसूची में, मान्यता प्राप्त भाषाएं। पूरी बात करेंगे। मान्यता प्राप्त भाषाएं को क्या सुविधा ऐसी मिल जाती है कि हर भाषा के लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारी भाषा को भी मान्यता मिले। ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाती हैं कि हर क्षेत्र के लोग या अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग ये मांग रखते हैं कि हमारी भाषा को भी मान्यता प्रदान करो। आपने खूब सुना होगा, आप न्यूज़पेपरों में पढ़ते होंगे, बाकी अपनी बुकों के अंदर भी पढ़ते होंगे, लेकिन ज्यादातर अपनी जो गाइड्स वगैरह है उनमें तो नॉर्मल ये दिया जाता है कि 14 मूल भाषाएं थी, फिर 1 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, 3 संविधान संशोधन हुए, और अब कितनी हो गई, 22 अंग्रेजी इनमें शामिल नहीं। लेकिन आज हम इनके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो तो है शामिल। इसके अंदर शामिल भाषा को ऐसी क्या छूट मिलती है कि प्रत्येक क्षेत्र का भाषी अपनी भाषा को इसमें शामिल करवाने का प्रयास करता है। तो पहली छूट तो नॉर्मल से बता दूं मैं, भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपने खूब पढ़ा होगा, 1964 में शुरू हुआ था, 11 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और अब तक ये साहित्यिक पुरस्कार सर्वाधिक बार 5 बार मलयालम भाषा के कवियों को या लेखकों को मिला है। 11 लाख रुपए तो पहली बार। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सिर्फ इन 22 भाषा के लेखकों को ही प्रदान किया जा सकता है, अन्य भाषा के लेखकों को प्रदान नहीं किया। तो पहली बात पैसे का लालच मान लो, चाहे अपनी भाषा के विस्तार का बात मान लो,
दूसरी बात, जो ही इस सूची में किसी नई भाषा को शामिल किया जाता है तो उस भाषा का अनुवाद जितनी और बाकी भाषाएं थी उन सब में किया जाता है, उनके साहित्य का अनुवाद उन सब भाषाओं में किया जाता है। अब मान लो हमें कोई किसी ग्रामीण क्षेत्र की भाषा की कहानियां पसंद है, लेकिन उसकी कोई अनुवाद नहीं मिल रहा है। अब उस ग्रामीण क्षेत्र की भाषा को अगर 22 अनुसूची में शामिल कर ले और उनकी भाषा का या उनके साहित्य का अनुवाद सब भाषाओं में हो जाएगी, तो पूरे देश के लोगों के द्वारा उस भाषा का साहित्य पढ़ा जाएगा और एक साथ ही उस भाषा का प्रचार वाइड रूप से हो जाएगा और उसकी संस्कृति का प्रचार। दूसरी बात समझ गए आप कि जिस भाषा को इसमें शामिल किया जाता है उस भाषा के साहित्य का अनुवाद बाकी सभी भाषाओं में किया जाता है, जिससे उस भाषा का प्रचार क्या होता है, जल्दी होता है। वरना उसका साहित्य चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर दूसरी लैंग्वेजों में उसका अनुवाद नहीं है तो उसको बहुत ही कम लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है और उसका विस्तार बहुत ही कम होता है। दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा, हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा उसको अपनी मूल भाषाओं के अंदर शामिल कर लिया जाता है और हिंदी साहित्य अकादमी की नजरों में आ जाती है। चौथी, आप देखते हो कि संसद में तथा विधानसभाओं में जो सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं या अपनी बात को रखते हैं या अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं, वो अंग्रेजी में रख सकते हैं या हिंदी में रख सकते हैं। अगर मैं दोनों ही भाषाओं को बोलने वाला नहीं हूं या कोई सांसद या विधायक दोनों ही भाषाओं का अनुवाद नॉलेज रखने वाला नहीं है, तो वो अपनी मातृभाषा यानी कि जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उस भाषा के अंदर भी अपनी बात को रख सकता है। तो प्रत्येक सांसद तथा प्रत्येक विधायक अपनी क्षेत्रीय भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल करवा करके उसका खूब प्रयोग कर सकते हैं। 4 बातें बताई थी मैंने आपको नॉर्मल सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को दिया जा सकता है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा का साहित्य खूब तरीके से प्रचारित होता है क्योंकि बाकी भाषाओं में उसका क्या हो जाता है, अनुवाद हो जाता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं में अपनी इन भाषाओं का क्षेत्रीय सांसद प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय हिंदी अकादमी की नजरों में भी ये भाषा आ जाती है। इस प्रकार 4-5 बातें हैं जो बहुत ही फायदेमंद। अब दूसरी बात करेंगे हम कि वर्तमान में कई भाषाएं ऐसी हैं जो इसके अंदर मान्यता प्राप्ति को लेकर दौड़ में लगी हुई और दौड़ में लगी हुई हैं तो उनके बहाने बनाए जाते हैं। जैसे राजस्थानी भाषा की मैं बात करूं, राजस्थानी भाषा विधेयक रखा जा चुका है, राज्यसभा में है, उसको कहते हैं कि पारित करो, आप पारित करो, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल रही है, पारित नहीं किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि राजस्थानी भाषा तो आपने शब्द दे दिया एक, लेकिन इसके अंदर 73 बोलियां हैं। आपने कहें कि कोस कोस को ऊपर पानी बदला और कोस कोस को ऊपर के बदला, आपने भाषा राजस्थान के में तो बोलते हैं कि इसमें बहुत सी बोलियां इसलिए मान्यता प्राप्त, हम इसको नहीं दे सकते। लेकिन फिर कुछ विपक्षी या इस भाषा के पक्ष के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अब तक जो 22 भाषा आप लोगों ने इनमें शामिल की हैं उनमें बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जिनमें हमारे से भी ज्यादा बोलियां हैं। जैसे हमारे में 73 बोलियां, तो उन भाषाओं के अंदर 100, 150 बोलियों के अंदर वो भाषा क्या है, विभाजित है, फिर भी उनको मान्यता देती। अभी अपने कर्नाटक तथा केरल का एक क्षेत्र है जिसको तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र के अंदर एक भाषा बोली जाती है, उस भाषा का नाम है तुलु और उस भाषा को मानने वाले या बोलने वाले लोग 18 प्लस से भी हैं। इसके अलावा एक खंडिया भाषा है, एक गारो भाषा है, एक खासी भाषा है। ये 3-4 भाषाएं ऐसी है जिनको बोलने वाले लोग 18 लाख से भी ऊपर, और वो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जब संस्कृत भाषा जिसके फॉलोवर मात्र 24,000 हैं उसको अगर आप लोगों ने शामिल कर रखा है, तो जनसंख्या या फॉलोवर को अगर आप देख के शामिल करते हो तो हमारे फॉलोवर तो उससे बहुत ज्यादा है, 18 है, 20 लाख है। एक तो भील भाषा है जिसको उस भीलड़ी भाषा के तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बोलने वाले हैं। उस भीलड़ी भाषा को तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हम बोल रहे हैं।
उसको भी शामिल नहीं किया गया। तो ये बात अभी कह रहे हैं। एक चीज का आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी है? शानदार प्रश्न निकल के आया आपके सामने, संस्कृत भाषा। 2 नंबर पे है मणिपुरी। संस्कृत का प्रश्न नहीं पूछेंगे आपको, मणिपुरी का पूछा जा सकता है। लगभग 17 लाख लोग हैं जो मणिपुरी को बोलते हैं और ये 8वीं अनुसूची में क्या है? शामिल है। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि गारो है, खासी है, भीलड़ी है या भीली है, खंडिया है, इन भाषाओं के लोग करोड़ करोड़ लोग हैं इनको बोलने वाले, लेकिन फिर भी इनको शामिल नहीं किया। तो ये लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 ही प्रश्न निकल के आते हैं कि कौन सी भाषा के लोग इसको शामिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन सी ऐसी भाषा जिसको बोलने वाले करोड़ लोग हैं फिर भी शामिल नहीं की गई, सबसे कम भाषा बोलने वाले 8वीं अनुसूची में कौन से लोग शामिल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इस परिदृश्य का आप थोड़ा सा ध्यान। अब थोड़ा सा हम संविधान की तरफ आते हैं, मूल अधिकारों की तरफ आते हैं, और मूल अधिकारों में हम 5वें मूल अधिकार में आते हैं। और 5वें मूल अधिकार का क्या नाम है आपको पता है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक सभ्यता संस्कृति के लोग या अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यकों का अधिकार है जो संख्या में कम है, जो संख्या में कम है वो लोग अपने शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, लिपि, इन चारों पांचों चीजों को बचाए रखने के लिए या इनके विस्तार के लिए कार्य कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं और भी अन्य माध्यमों से इनका प्रचार कर सकते हैं, इनको बनाए रखने का प्रसार कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान द्वारा जिनकी संख्या भारत की जनता में कम है उनको एक अधिकार दिया गया है। अब इस अधिकार का फायदा उठाते हुए वो लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी भाषा को आप अनुसूची 8 में शामिल कर लो, और अनुसूची 8 में आप इसको शामिल कर लोगे, इसके साहित्य का अपने आप क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। एक बात मैंने आपको और नहीं बताई कि भाषा शामिल होने का क्या फायदा होता है। जितने भी RS, IAS, UPSC जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सब एग्जामों में आप बताओ कि अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उनके अंदर भी पेपर आते हैं। तो जब तक वो 8वीं अनुसूची में शामिल है तो उसमें हम पेपर दे सकते हैं, अगर 8वीं अनुसूची में शामिल है तो नहीं दे सकते। तो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हम इनके पेपरों के अंदर भी क्या है? कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ जी, मम्मी तो नीचे ही बताओ, नीचे ही बताओ। अभी कौन बोलोगे? तो बात करें। अभी सॉरी, थोड़ी डिस्टर्ब के लिए। हमारी बात चल रही थी उन भाषाओं के ऊपर। तो वो अनुच्छेद 29 के तहत ये कहते हैं कि शिक्षा संस्कृति का अधिकार संविधान ने हमको दिया है, मूल अधिकार दिया वो भी, तो हमारी भाषाओं को भी आप लोग क्या करो? शामिल करो। तो इस प्रकार कुछ कंफ्यूज है 8वीं अनुसूची के ऊपर, कुछ कंफ्यूजन चर्चाएं चलती रहती हैं। किन बातों के कारण 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल होना चाहती हैं, कौन सी भाषाओं के लोग इसको कम बोलने वाले हैं, वर्तमान में कौन कौन सी विवादित भाषाएं। इसके अलावा यूनिसेफ की एक दिन हमने संडे को चर्चा की थी, आपको पता हो तो। यूनिसेफ जो शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है। यूनिसेफ यूनियन नेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ये काम करता है, उसकी हमने चर्चा की थी, आपको पता हो तो। यूनिसेफ का 2018 के अंदर कांगसो चीन के अंदर अधिवेशन था, और उस कांगसो चीन के अंदर चर्चा चली कि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं जिनमें अनेक भाषाओं के लोग
अनेक बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। तो उन बोलियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए उन देशों की सरकारों को विशेष कार्य करने चाहिए, और विशेष कार्य यही करने चाहिए कि उन भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, उन भाषाओं को संविधान में बोलने में तथा उन भाषाओं के अंदर लिखे हुए साहित्य को भी क्या है आगे बढ़ाना चाहिए। तो ध्यान रखना, यूनिसेफ ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया है। कांग्सो अधिवेशन हुआ था, कहां पे हुआ था उसका, चीन में। कब हुआ था? 2018 में। इसमें भी यूनिसेफ ने कुछ चर्चा की थी। अब इनके अलावा ये तो संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा है। एक हम नाम पढ़ते हैं शास्त्रीय भाषा। जिन भाषाओं को हम इन भाषाओं में शामिल नहीं कर पाए और उनका हम उद्धार करना चाहते हैं, प्राचीन काल की भाषाएं हैं जिनका साहित्य भी मिलता है हमें, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? शास्त्रीय भाषा। ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारी भारत सरकार की पॉलिसी है कि वो प्राचीन भाषाएं जिनको 8वीं अनुसूची में हम किसी कारण शामिल नहीं कर पाए थे, उन भाषाओं का भी उद्धार होना चाहिए, वो भी फलनी फूलनी चाहिए, वो भी जीवित रहनी चाहिए। तो इसके लिए देखो भारत सरकार ने एक नया नाम निकाला, शास्त्रीय भाषा। कौन सा नाम निकाला? शास्त्रीय भाषा। और ये कब निकाला? 2004 में निकाला। ध्यान रखना, कब? 2004 में निकाला। शास्त्रीय भाषा की कुछ विशेषताएं रखी गई कि उन्हीं भाषाओं को इनमें शामिल करेंगे जो निम्न नियमों को फॉलो करती हैं, जो निम्न बातों को फॉलो करती हैं। देखो वो बातें या नियम कौन से रखेगी? पहला नियम, कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। बात बता दी कि 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होगी, उसी को क्या करेंगे? इसमें हम शामिल करेंगे। दूसरी बात, उस भाषा का लिखित कोई ना कोई साहित्य भी मिलना चाहिए जो भी 1500 से 2000 वर्ष पुराना, और वो साहित्य किसी दूसरी भाषा के साहित्य से मिलना भी नहीं चाहिए। जैसे कविताएं हैं कि हिंदी में लिखी और वही कविता किसी ने तमिल में लिख दी, बोले ले आए, बोले हमारा भी मिल गया, तो बोले कि ये तो हिंदी वाले पहले लेके आ चुके हैं। मतलब फिर वो दूसरी भाषा की आसीन भाषा होगी। खुद के लोगों ने उस भाषा पे कभी कोई काम नहीं किया, खुद के कवियों ने, खुद के लेखकों ने कोई काम नहीं किया, किसी दूसरे की कॉपी। तो बात ये कहता है कि वो किसी दूसरे की कॉपी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो 15 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, किसी दूसरे की कॉपी नहीं होनी चाहिए, खुद का स्वतंत्र साहित्य होना चाहिए, वो भी लिखित के अंदर मिलना चाहिए। ऐसी भाषाओं को उनकी प्राचीनता के आधार पर हम शास्त्रीय भाषा का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? शास्त्रीय भाषा। प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है? आपका आंसर होना चाहिए 6। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को। देखो 6 भाषाएं कौन कौन सी है? सर्वप्रथम शामिल किया गया था 2004 में तमिल को। जिस समय शास्त्रीय भाषा का दर्जा हम लेके आए थे, या शास्त्रीय भाषा का हम कंसेप्ट भारत सरकार लेके आई थी, उसी वर्ष तमिल को शामिल किया गया। और प्रश्न पूछ भी दिया गया बहुत बार, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है भारत की? तो वो तमिल। 2 नंबर पे किया गया था संस्कृत। 3 नंबर पे शामिल किया गया था मलयालम, जो सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। 4 नंबर पर किया गया किसको? कन्नड़ को। सॉरी, 3 नंबर पर अपने आंध्र को, सॉरी तेलुगु को किया गया था, जिसको तेलुगु आंध्र के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देख लो। 1 नंबर पे किया गया था तमिल को 2004 में सर्वप्रथम। 2005 में किया गया था अपने संस्कृत को। 2008 के अंदर किया गया था तमिल को, सॉरी तेलुगु को। 2008 में ही उसके बाद में शामिल किया गया था कन्नड़ को। फिर 2013 में मलयालम को, और 2014 के अंदर उड़ीसा को या ओडिया भाषा को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार कितनी भाषाओं को शामिल किया जा चुका है? 6 भाषाओं को इसके अंदर शामिल किया जा चुका है। अगर आपसे प्रश्न पूछे शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती है, निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं शास्त्रीय भाषा की होती है, किसी प्रकार का वो प्रश्न पूछे, शास्त्रीय भाषा कंसेप्ट कब आया था, शास्त्रीय भाषा का कंसेप्ट क्यों आया था, कि वो भाषाएं जो प्राचीन है उनको सुरक्षित रखने के लिए शास्त्रीय भाषा का कंसेप्ट लाया गया था। तो ये 2-3 बात हमने कर ली।
कि इस अनुसूची में भाषाएं शामिल क्यों होना चाहती है, कौन कौन सी भाषाएं विवादित हैं, कौन कौन सी भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है फिर भी वो शामिल है, ये सब हमने बात कर ली। शास्त्रीय भाषा क्या है। अब इस अनुसूची की जो चर्चा करते हैं उन पे आएंगे, जहां जो मैटर आपको लगभग किताबों के अंदर या बुकों के अंदर मिल जाता है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 मैंने आपको एक दिन पहले भी क्या कहा था कि जहां तक संभव होगा बोर्ड का प्रयोग, शामपट का प्रयोग हम कम से कम करेंगे, क्योंकि शामपट पर लिखो बोलो वो मजे वाली बात है। आपको सिर्फ बातों को सुनना है और उन बातों को टाइप करना है, मतलब नोट्स के रूप में लिखना है, जो भी अदब में बातें हैं। क्योंकि इन प्रकार की बातों को हम शामिल करें तो भी क्या करें, लिखे तो भी कितना लिखें, फिर क्या है कि वो डिस्टर्बेंस का सिस्टम ज्यादा होता है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 के अंदर पहले बात करेंगे भाषाएं हैं। भाषाओं में हम बात करेंगे मूल भाषा, मूल भाषा कितनी थी 14। फिर बात करेंगे वर्तमान, और वर्तमान में भाषा कितनी है 22। 22 किस प्रकार हुई है, या 8वीं अनुसूची में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो संशोधन हो चुके हैं वो संशोधन हो चुके हैं 4 संशोधन। पहला संशोधन हुआ था 21वां संशोधन कब, 1967 के अंदर, और एक भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी, सिंधी। दूसरा संशोधन हुआ था 71वां संशोधन 1992, और इसके साथ भाषाएं जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मतलब न, मैं, क, नमक, ये भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद में 12वां संविधान संशोधन हुआ था 2004, और भाषाएं जोड़ी गई थी 4, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 3 तो बता दिया। मैं बता रहा हूं कि संशोधन 8वीं अनुसूची में कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। तो चौथा कौन सा है, चौथा है 66वां संविधान संशोधन, और ये 66वां संविधान संशोधन हुआ था 2011। उड़िया जो भाषा थी, उड़िया, उस उड़िया भाषा का नाम चेंज करके ओडिसी किया गया था। क्या किया गया था, ओडिसी किया गया था। तो ये नॉर्मल सी बात है, ज्यादातर इन्हीं पे फोकस रखते हैं। प्रश्न पूछे जाने की बात मैं कई बार बता चुका हूं। 12वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ऑप्शन में एक इनमें से ये मिलेगी कि ये जोड़ी गई, या फिर 3-3 के क्लू आ जाएंगे, 4-4 के क्लू आ जाएंगे, उनमें एक गलत होगी, इस प्रकार से। तो आपको बीएमएस ध्यान रखना, कौन सी नहीं जोड़ी गई, 3 ये मिलेंगे, एक सिंधी मिल जाएगी। फिर प्रश्न पूछ लेगा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो नमक सूत्र याद रखना, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, एक भाषा इनमें नहीं जोड़ी गई, वो आपकी गलत मानी जाएगी। किसी भी टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये भाषाएं कितनी होगी, 4-4 8 भाषाएं होगी। अब भाषाएं कितनी बच गई आपकी, 14 भाषाएं और बच गई। मैं आपको बार बार कहता हूं कि सभी भाषाओं को याद करनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कि लगभग भाषाएं हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो पहला तो एक ये ध्यान रखना कि अंग्रेजी भाषा इसके अंदर शामिल नहीं है। हालांकि जो आंग्ल भारतीय रहते हैं भारत के अंदर, या आजकल आपको पता है सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा के बहुत से सपोर्टर मैसेज डाल के बताओ क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ, मेरे वाले में रुक गई थी स्क्रीन, आवाज सब बंद हो गई।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अब हमें देखो 22 भाषा, हालांकि जरूरी नहीं है हमें याद रहे या न रहे, लेकिन फिर भी जो एबीसीडी है, जो पहली बार आपने अंग्रेजी भाषा में प्रवेश के दौरान सीखी थी, एबीसीडी से शुरुआत की थी, वो एबीसीडी आपको पूरी याद है। अगर हमें एबीसीडी याद है तो पहले हमने एबीसीडी याद की थी, फिर दिमाग में उनकी हमने आकृतियां बैठाई थी, फिर ए से एप्पल याद किया था, फिर ए से तो हमने 3-3 मीनिंग याद करने सुनाने शुरू कर दिए थे, फिर 5 मीनिंग सुनाने शुरू कर दिए थे। पहले तो एक मीनिंग की प्रॉब्लम थी। तो यही हमें आज थोड़ा सा देखना है कि जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ए से शुरुआत करेंगे, प्रयास करेंगे एक 22 भाषाओं को याद करने का, बाकी आपको याद ये रखनी है। ए से एक ही है असमिया, फिर बी के पास जाएंगे, B2, बी से 2 है, एक बोडो है और एक बंगाली है। सी से किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं, सी जो कैट बिल्ली वाला खाली है। डी से डोगरी है, ए से किसी प्रकार की भाषा नहीं है, एफ से किसी प्रकार की भाषा नहीं है, जी से गुजराती है, एच से हिंदी है, आई से किसी प्रकार की भाषा नहीं है, जे से किसी प्रकार की भाषा नहीं है, के से 3 है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, और इसके साथ अपने कर्नाटक के कौन सी तीसरी देख लेना आप, किसी प्रकार की भाषा हो। उस समय आप जब बैठोगे, मैं एक आपको सूत्र सा बता रहा हूं कि जो भी भाषाएं हैं ये 22 एबीसीडी के ऊपर आप लिख लेना। फिर आपको एल से नहीं है, एम से 3-4 है, मलयालम है, मराठी है, मैथिली है, ये किससे है, एम से है। एन से नेपाली है जो हमने अभी बात की थी, ओ से ओडिसी है, पी से पंजाबी है, क्यों आर से है नहीं, एस से है, एस से संथाली है, सिंधी है, संस्कृत है, टी से तेलुगु है, फिर यू से उर्दू है, मतलब पंजाबी भी शामिल है, उर्दू भी इसके अंदर शामिल है। ये कुछ शब्द है अंग्रेजी भाषा के, आप उनको थोड़ा सा याद कर लेना और उनके अकॉर्डिंग ये जो 22 भाषाएं हैं। हाँ, कोंकणी, सही बोला, कोंकणी, सोनू दिलावर पुरिया, क्योंकि ये रटने वाली बात नहीं है और रटने पे मैं ध्यान भी कम देता हूं। बाकी जब जरूरत पड़ती है तो पेपर वाले टाइम देते हैं खूब, और उस टाइम के दौरान हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने माइंड में हमने एक जगह बनाने का रास्ता बनाया है कि ये 22 भाषाएं हमारे पास रहें, और आज से ये 22 भाषाएं आपके दिमाग में क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। अभी हाल ही में चर्चित तुलु भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, प्रश्न पूछ लिया जा सकता है करंट में, तो कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में बोली जाती है सर्वाधिक, कर्नाटक, केरल, और जिन क्षेत्रों में ये बोली जाती है वहां को क्या कहा जाता है, तुलु नाडु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये होगी भी आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बाद में आगे हम चलेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी गई पहली अनुसूची। 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में थी, जोड़ी गई प्रथम अनुसूची पूछ ले तो कौन सी अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची 1950 में संविधान बन के तैयार हुआ, लागू हुआ, और इसकी हमें जरूरत कब पड़ गई, 1951 में जरूरत पड़ गई। कब पड़ गई, 1951 के अंदर ही जरूरत पड़ गई। 51 के अंदर ही हमें इस अनुसूची को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो हम इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं, अंग्रेजों के काल में जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा के तहत लगभग किसानों की, जो भारत एक कृषि प्रधान देश था, जो प्रथम योजना में भी कृषि के ऊपर ही ध्यान दिया था जिसने, अब वो कृषि भूमि ही जब जमींदारों के पास पड़ी है तो देश का विकास कैसे होगा, देश के नागरिकों का विकास कैसे होगा। तो इस बात पर चर्चा की, इस बात के ऊपर ध्यान दिया। जब इस बात पे ध्यान दिया तो ध्यान गया अनुच्छेद 31 पर। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, और भूमि है वो संपत्ति में आती है। संपत्ति का मूल अधिकार है और मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। समस्या उलझ गई, मतलब समस्या फंस गई। नेहरू जी एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे कि इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाए,
और ये जमींदारी प्रथा है, जागीरदारी प्रथा है, और ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनकी समाप्ति हो जाए, जो देश की कृषि क्षेत्र के लिए एक तरह से दिमक का काम कर रहे थे। इन बात पे फोकस किया तो क्या कि एक परमानेंट इलाज करना है। तो अनुच्छेद 31 में तो जोड़ा 31 बी, क्या जोड़ा 31 बी, और 31 बी जोड़ के ये लिखा कि संपत्ति के कानून या संपत्ति के अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की विधि अगर संसद के द्वारा बनाई जाती है तो उस विधि द्वारा संपत्ति के अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। जरूरी पड़ गई, मजबूर हो गए लोग। और दूसरी अनुसूची जोड़ी 9, और अनुसूची 9 जोड़ के अब आपको पता है संसद किसी भी प्रकार का कानून बनाता है तो उस कानून के ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कानून जो बना हुआ है ये कानून संविधान के विरुद्ध है या संविधान की व्याख्या का खंडन करता है, संविधान को अपसेंट करता है, तो वो उस कानून को क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिया है, हमारे संविधान ने पावर दिया है कि संसद कानून बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा, उसका पुनर्विलोकन करेगा। अब देखो बात यह है कि प्रथम संविधान संशोधन होने जा रहा था, भूमि से संबंधित अनेक संशोधन होने जा रहे थे, अनेक राज्य अपने जमींदारों के विरुद्ध कानून बनाने जा रहे थे। अगर वो कानून बन गए, लागू हो गए, तो वो जमींदार संपत्ति के अधिकार का बहाना लेकर कहां पे जाएंगे? सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट उनको क्या करेगा? न्यायिक पुनरावलोकन, और न्यायिक पुनरावलोकन में संसद झूठी साबित हो जाएगी क्योंकि वो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रही है, और वो कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे? खारिज। ये कानून खारिज न हो, सुप्रीम कोर्ट को इन पर किसी भी प्रकार का अधिकार न हो, सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए या न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए अनुसूची 9 बनाई, और पहली शर्त ये रखी कि इस अनुसूची में शामिल किसी भी एक्ट, किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। मेरी बात को समझ गए होंगे कि हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि अनुसूची 9 का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। क्या कारण था उसके पीछे ऐसा विधान बनाने का? अनुसूची 9 में ये बात लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य साफ था, पैसे वाले थे जमींदार, सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ सकते थे, संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान ने दिया था, हनन हो नहीं हो सकता था। अगर उसका हनन भूमि के रूप में अगर सरकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन जमींदारों की तरफ जाता और हमारी जमीनें हमेशा के लिए किसके पास ली जाती? जमींदारों के पास। और जमींदारों से उस जमीनों को छुड़वाने के लिए ही ये सब खेल रचा गया था। लेकिन इस खेल का गलत फायदा उठाने लगा सरकार को। अब जो भी बात ऐसी लगती कि सुप्रीम कोर्ट में न जाए, सिर्फ भूमि से रिलेटेड थी बात, तो सरकार को जो भी ऐसी बात लगती जो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने से उसको बचाने का प्रयास करती, उसको उठाती और अनुसूची 9 में डाल देती। मतलब गलत प्रयोग शुरू हो गया। हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता। साफ साफ लिखा हुआ है। प्रमोशन में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं। तमिलनाडु राज्य ने क्या किया? SC ST को ये आरक्षण वोटों की राजनीति के लिए 69% दे दिया, 50 से ऊपर चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इसको दखलंदाजी हो सकती थी, लेकिन उसने ये आरक्षण देते हुए इसको कहां पे डाल दिया? अनुसूची 9 में डाल दिया। प्रॉब्लम पैदा होगी। अनुसूची 9 जो सिर्फ भूमि के लिए बनी थी, कृषि विधेयकों के लिए बनी थी, कृषि कानूनों के लिए बनी थी, उसका गलत प्रयोग किया जाना शुरू हो गया। तो तमिलनाडु मामले का फैसला बाद में कोर्ट में लेके लोग, वहां की जनता, कि भाई इन लोगों को तो ज्यादा सरकार ने क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया, हमें तो नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट ने फैसला दिया 1973 के अंदर कि 1973 के बाद में जो भी बातें अनुसूची 9 में डाली जाएगी उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि राज्य इनका गलत फायदा उठा रहे हैं।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा कि ये संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है। अगर संसद ने किसी दिन तेज में आकर पूरे संविधान को ही बदल दिया और अनुसूची 9 में डाल दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्ति है संविधान के तहत संसद पर रोक लगाने की, वो शक्ति काट ली जाएगी। वो तो अनुसूची 9 के तहत संसद तो समय समय पर फायदा उठाती रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। किसको? इसको नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप लोगों की बात सही है, आपने खूब फायदा उठाया अनुसूची 9 का। आज के बाद अगर कोई भी विषय इसके अंदर डाला जाता है और वो विषय संविधान की मूल भावना से संबंधित है, जैसे 50% आरक्षण देने वाला मूल भावना तो था, उसने अलग से कर दिया अपना, मूल भावना से विरुद्ध है या संविधान के प्रमुख ढांचे के ऊपर चोट करता है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन वर्तमान में हो सकता है कैसी बात हो, संवैधानिक ढांचे की बात हो तब। और ये फैसला तमिलनाडु आरक्षण केस में आया था और 1973 के बाद के मामलों पे क्या होता है, ये लागू होता है। तो ऐसी है अनुसूची 9। जांच जोड़ी क्यों गई थी? भूमि सुधारों को लेकर जोड़ी गई। जो भूमिपति थी उनकी भूमियों पर अधिकार करने के लिए जोड़ी गई थी। संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा था, तो उस हनन को रोकने के लिए 31B जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 31B, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि अगर अनुसूची 9 को लागू करने के लिए संपत्ति के अधिकार को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसको हनन नहीं माना जाएगा। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से छीनकर अनुसूची 9 से के बारे में छीन ली गई, तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं हो सकता। तो ये है हमारी अनुसूची 9। 2-3 बातें जो बार बार पूछी जाती है। अनुसूची 9 जोड़ी गई, कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर जोड़ी गई। जब जोड़ी गई थी तब उसके अंदर जो कुल कानून थे उन कानूनों की संख्या 13 थी। वर्तमान में जो इसके अंदर कुल कानून है उन कानूनों की संख्या अगर बाय चांस पूछे तो 284 है। तमिलनाडु आरक्षण केस के मामले में ये कहा गया कि 1973 के बाद के मामलों जो संवैधानिक आधारभूत ढांचागत बात से रिलेटेड है उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुसूची 9 में डाली गई किसी भी वस्तु विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के संपूर्ण हम अध्ययन करें तो सिर्फ एक ये अनुसूची 9 एक ऐसी है जिसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं हो गया। ये हो गई अनुसूची 9। पहले हमने इसकी मूल भावना देख ली, मूल भावना में क्या शामिल था, बाद में इसको बढ़ाया क्यों गया, गलत फायदा किस प्रकार उठाया गया, वर्तमान में कितने कानून है, सिर्फ भूमि सुधारों से संबंधित है, इसका संबंध पूछ ले तो भूमि सुधारों से ही, अनुसूची 9 का संबंध पूछ ले तो भूमि सुधारों से संबंधित है कि सरकार को समय समय पर, देखो केशवानंद भारती केस भी आया था, आपको पता हो तो, केरल का एक बहुत बड़े संत थे, बहुत ज्यादा जमीन थी उसके पास। केरल की विधानसभा ने कानून बनाया कि इससे अधिक मतलब 100 बीघा से अधिक किसी के पास जमीन होगी तो सरकारी काम है तो सरकार उसको प्राप्त कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा एक किसान या कोई भी व्यक्ति 100 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। जो ही ये बिल बड़ा केरल भूमि सुधार विधेयक के नाम से 9वीं अनुसूची में डाला तो बाबा केशवानंद जी महाराज को बहुत बड़ी टेंशन सताने लगी कि अब तो हमारे आश्रमों पे किसका कब्जा हो जाएगा, सरकार का। तो उनका मामला आया था 1973 के अंदर। उनके मामले को ध्यान में रखते हुए ही बाद में ढांचागत आधारभूत संविधान का नाम दिया था कि अनुसूची 9 का गलत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, अलग अलग संविधान संशोधनों में अलग अलग रूप आते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ये न्यायिक पुनरावलोकन की छूट कौन से आरक्षण केस के द्वारा दी गई थी, तो वो तमिलनाडु वाला जिसमें SC/ST को 69% आरक्षण दे दिया था और संविधान क्या कहता था 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
अगर ये मामला कोर्ट में जाए उससे पहले अनुसूची 9 में डाल दिया, और 9 में न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द शामिल नहीं है। तो ऐसे कुछ बातें जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अनुसूची 10 दल बदल विधेयक। अनुसूची 10 दल बदल भारतीय राजनीतिक परंपरा के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी दल बदल। भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी समस्या थी दल बदल। एक मिनट, एक मिनट के लिए। फोन पे थोड़ी देर बाद में कर लूंगी। दल बदल की देखो समस्या क्या रही, बहुत बड़ी समस्या क्या थी, वो ये थी, देखो कई बार कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है और करना पड़ता है, फिर दिमाग में वही घूमता है। जब तक नहीं दिखे तब तक आपको पता है किसी बात की टेंशन नहीं होती, और जब आंखों के सामने या किसी बात का पता चल जाता है तो वो हमारे माइंड में जगह बना। अब नॉर्मल फोन है उनकी कोई बात नहीं है, बाकी किसी का फोन आता ही नहीं है, आए तो पूछना पड़ता है भी क्या प्रॉब्लम है, वरना किसी का फोन बीच में काट देते हैं, वरना ये सोचेंगे यार क्या बात है, लॉकडाउन के अंदर करना तो दूर की बात, उठाना ही मुश्किल हो रहा है फोन को। देखो 1951 में भारत के अंदर निर्वाचित सरकार आई थी, आपको पता है। जो निर्वाचित सरकारों के अंदर सर्वाधिक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, राज्यों में भी और केंद्र में भी। 1970 तक कांग्रेस की सरकारें रही। मतलब जो विधायक थे, सांसद थे, वो आला कमान से डरते थे। किसी टिकट के मैटर में, काम करवाने के मैटर में भी भारत की जो राजनीति है, मैं साफ साफ मानता हूं कि विकास के परिदृश्य को देखकर चुनाव नहीं लड़े जाते। यहाँ पर राजनीति है वो धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर की जाती है, या व्यक्ति विशेष के नाम पर की जाती है। विकास के नाम पर यहाँ पर वोट नहीं मांगे जाते हैं, सबको पता। अब हुआ क्या, 1977 के बाद के अंदर सरकारों के पास स्पष्ट बहुमत आना बंद हो गया। और जब स्पष्ट बहुमत का मतलब जैसे राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं तो 101 किसी भी दल को होंगे, वही सरकार बनाएंगे। जब स्पष्ट बहुमत आना प्राप्त हो गया तब इन लोगों ने दूसरी पार्टी के लोगों से मदद लेनी शुरू कर दी, और दूसरी पार्टी के जब व्यक्ति इन पार्टियों में शामिल होते तो उनको पहली पार्टी को छोड़ना पड़ता, तो पहली पार्टी को डायरेक्ट सा नुकसान हो जाता। वो लोग नाम से किसी की जीत के आते और काम किसी से कर रहे हैं, तो थोड़ा जनता का विश्वास भी उठता। पहली बात तो ये होती कि हम तो बसपा से प्रेम करते थे, तुम तो कांग्रेस में चले गए, सरकार हमारा रास्ता निकालो, हम तो इस विधायक का कुछ नहीं कर सकते, आप ही कुछ रास्ता निकालो। इसने हमारी भावनाओं के साथ खेल खेला है, हमारा प्रेम था मायावती के पास और ये तो चले गए राहुल गांधी के पास, हमारे वोट का गलत प्रयोग हो रहा है। कुछ इस प्रकार की समस्या सामने, तो सरकार ने कहा रुको भी, आपका भी इलाज करेंगे। फिर बात ऐसी होती, जिसके पास जाते उसको भी धोखा दे जाते। कैसे, या तो मुझे कोई मंत्री पद दो, या मुझे खूब सारे पैसे दो, या मुझे विकास के नाम पर मेरा नाम आप हाईलाइट रखो, या अगले नेक्स्ट टाइम की टिकट मुझे दो, सांसद की मेरे बेटे को दो, किसकी, विधायक की, मेरी पुत्र वधू को दो, जिला प्रमुख की, ये सब टिकटें हो, इस प्रकार को, तब हम आपको सपोर्ट करेंगे, वरना पार्टी को छोड़ेंगे। मतलब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। स्वतंत्र तक तो पार्टी के आला कमान से ये लोग डरते थे, और जब अलग मत आने लग गया
तो इनसे आला कमान डरने लग गई। मेरी बात को समझ रहे हो आप अच्छी तरीके से। अब जो सरकार काम करती वो इनकी तरफ ध्यान दे या देश का विकास करे। विकास के अंदर एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया था अल्पमत सरकार। तो कहा कि इस दल बदल को ही समाप्त कर, और जो व्यक्ति दल बदल करता है उस व्यक्ति की सदन की सदस्यता ही समाप्त कर दो। मतलब विधायक का चुनाव लड़के गया था, दल बदल किया, अब वो विधायक ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप अच्छी तरीके से। अब ये सबसे बड़ा डर था कि जिसके लिए वो दल बदल कर रहा है वो पद ही छीन जाएगा, तो दल बदल क्यों करेगा वो, मतलब डरेगा इससे। तो दल बदल को रोकने के लिए 1977 के अंदर भी वाई बी चौहान थे, उमाशंकर दीक्षित साहब थे, एक प्रशांत भूषण साहब थे। इन्होंने प्रयास किया था, विधेयक लाने के प्रयास भी किए थे संसद में कि दल बदल को रोको। लेकिन 1977 से 85 के बीच में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चल रहा है, अच्छा है। विधायकों ने वैसा ध्यान नहीं दिया कि हमारे ऊपर रोक लग जाएगी, नाक के अंदर नकेल कस दी जाएगी, हमें तो फिर दल बदल करने नहीं दिया जाएगा, फिर ये लोग हम जो ही दल बदल करके चल जाएंगे तो हमारे ऊपर दल बदल का आरोप लगाकर हमको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। तो विधायकों को भी डर था। जो अच्छे राजनीतिक थे, जो स्थायी सरकारों की मांग करना चाहते थे, जो अच्छे विधायक थे, अच्छे सांसद थे, वो चाहते थे कि जो भगोड़े हैं उनको ऊपर नकेल कसो कैसे भी करके। तो ऐसी कुछ चर्चाएं चलती रही थी उस समय। राजीव गांधी सरकार के अंदर 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन लाया गया और जिसका नाम दिया गया था दल बदल। और दल बदल किन लोगों को माना जाएगा ये शर्तें उसके अंदर निर्धारित की थी, किन लोगों को नहीं माना जाएगा ये शर्त उसके अंदर निर्धारित की थी, और कौन व्यक्ति फैसला करेगा ये दल बदल है या नहीं। 3 बातों को ध्यान रखना आपको। किन किन विधायकों को ये माने जाएगा कि उन्होंने दल बदल किया है, किन परिस्थितियों में कि अगर वो कैसा करते हैं तब उनको दल बदलू माना जाएगा। ये दल बदल है या नहीं है ये निर्णय कौन करेगा, अंतिम लिखित में कौन देगा कि तुमने दल बदल किया, ये कौन करेगा। दूसरी बात ये निर्धारित की गई। तीसरा, किस परिस्थितियों में गए हुए व्यक्तियों को दल बदल नहीं माना जाएगा। तो 3 बातें रखी गई थी। 3 बातों को आपको ध्यान रखना। ये तो नॉर्मल सी बात है, 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से रिलेटेड है। इसके अंदर दल बदल की 3 बातों को ध्यान रखना। देखो, हमारी संसद मान लो चाहे विधानसभा मान लो, उनमें 3 प्रकार के सदस्य भेजते हैं। एक सदस्य होते हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीत के, मतलब मैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, कांग्रेस की मान्यता से, और लोगों ने उनको कांग्रेसियों के जिताया है। आप कई बार पढ़ते हो ना कि टिकट मिल जाए तो थोड़ी सी जीत आसान हो जाए, क्योंकि जो कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, उनके जो लीडर है प्रमुख क्षेत्रीय, वो उनको ही वोट दिलवाएंगे, चाहे वहां पे किसी को भी। एक बार कहा था ना कि मोदी है बीजेपी के अंदर, गधे को भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा, ऐसा कुछ कमेंट आते रहते हैं राजनीति के अंदर। तो वो था कि पार्टी के लीडर की बात है, तो पार्टी का फायदा तो होता है पार्टी जो कार्य करती है। तो कांग्रेस एक तो दल से जीत कर गए हुए सदस्य, एक तो इस टाइप के होते हैं सदन के अंदर। दूसरे निर्दलीय, जो अपनी खुद की छवि पर, खुद के इंडिपेंडेंट आधार पर चुनाव जीत के जाते हैं, दूसरे प्रकार के इस प्रकार के सदस्य होते हैं। तीसरे, जिनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति, या राज्यों में एक व्यक्ति राज्यपाल भी मनोनीत करता है। पता आपको, जिन राज्यों के अंदर आंग्ल भारतीय जनता निवास करती है उनकी विधानसभाओं के अंदर एक आंग्ल भारतीय की भी नियुक्ति की जाती है। आपको इस पूरी बात का पता है। तो 3 प्रकार के लोग रहते हैं। तीनों प्रकार के लोगों को किस आधार पर दल बदलू माना जाएगा। पहले हम करते हैं जो राजनीतिक दलों से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं यहाँ कांग्रेस से चुनाव जीत के गया, वहां जाके पता चला कि राहुल गांधी तो मानता ही नहीं है, न कोई इसकी मानता है, न ये किसी की मानता है। मोदी सरकार ठीक है, मोदी को फॉलो करते तो कम से कम अगली बार भी चुनाव जीतेंगे, कुछ तो मिलेगा। गांधी में तो हम इसके झंडे के नीचे या इनके साथ चलते तो ही थोड़ा सा ऐसा कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो मैंने मानस बना लिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का। जो ही मैं किसी पार्टी की, अब आप ये नहीं कह सकते कि पहले सर आप त्याग पत्र दे दो कांग्रेस से और फिर
आप नई पार्टी ज्वाइन कर लो, आपका जो सांसद है वो तो आप जीत के गए, वो तो आपके पास ही है। ऐसा नहीं हो सकता। जो ही मैं त्याग पत्र दूंगा उस पार्टी को, तो मेरी जो सदस्यता है सदन की, जो मैं एमपी हूं या एमएलए हूं, वो सदस्यता साथ में चली गई। समझ रहे हो मेरी बात? कि चुनाव जीतने के बाद में अगर हम पार्टी को त्याग पत्र देते हैं, कि त्याग पत्र देके हम दूसरे में चले जाए, तब सदस्यता। दूसरी कंडीशन, पार्टी में किसी बात को लेकर वोटिंग हो रहा है और हमने पार्टी के निर्देशानुसार वोटिंग नहीं किया, और नहीं करने के बाद में 15 दिन के भीतर अगर पार्टी ने हमें माफ नहीं किया, क्योंकि हमने पार्टी के विरुद्ध जाके काम किया है, पार्टी ने माफ नहीं किया, तो हमारी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? एक तो पार्टी से त्याग पत्र देते हैं, हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, पार्टी के खिलाफ हम कोई काम कर रहे हैं और हमें पार्टी का अध्यक्ष मान लो या पार्टी के मूल सदस्य मान लो, अगर वो हमें माफ नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी सदस्यता क्या हो जाएगी? ये तो हो गए राजनीतिक दलों से रिलेटेड। अब आपको ये सर वो तो बीजेपी कांग्रेस में जा सकता है, तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, कांग्रेस वालों के विश्वास को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के गया वो, अब वो बीजेपी वालों का प्रतिनिधि कैसे बन जाएगा? हमारा लोकतंत्र है, वो उन लोगों की बातों को बोलता है, वहां पे खुद का कोई सिस्टम नहीं है, खुद कुछ नहीं है, वो खुद प्रतिनिधि है। कई लोगों ने अपनी ताकत दी उसको, और उसको ताकत कांग्रेस में काम करने के लिए दी है, न कि बीजेपी के लिए। इसलिए त्याग पत्र देने के साथ ही कहेगा कि अब दोबारा जा, और बीजेपी में जाना चाहता तो बीजेपी वालों से पूछ लिया। समझ गए मेरी बात? अगर वो कांग्रेस के लोगों की बात नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब जो पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी जो चाहती है, या पार्टी के जिन लोगों ने उसको चुनाव जिता के भिजवाया है, वो उन लोगों की बातों का या उन लोगों के निर्देशों को अनदेखा कर रहा है। अब कई लोगों को फैसला वो उन लोगों से बिना पूछे ही ले रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द। दूसरा, निर्दलीय, जो इंडिपेंडेंट है। अब आप सोच रहे हो कि सर निर्दलीय तो किसी भी दल में जा सकते हो। जो ही कोई निर्दलीय किसी दल की सदस्यता ग्रहण करेगा, जैसे मैं आज निर्दलीय चुनाव जीत के पहुंच गया, सांसद हूं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से, या विधायक हूं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से, जो ही मैं जयपुर या दिल्ली पहुंचा, जाते वहां पे मुझे अच्छे मित्र मिले, आजा यार कांग्रेस नहीं, यार कांग्रेस की साइड में तो नहीं जाएंगे, वैसे ही पता नहीं कितने दिन और जीता रहेगी, बीजेपी की तरफ चलते हैं। जो ही मैं बीजेपी की सदस्यता पर हस्ताक्षर करूंगा, त्यों ही मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है, लोकसभा मेंबर के रूप में, वो सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर मैं निर्दलीय चुनाव जीत के गया हूं, तो मुझे 5 साल निर्दलीय के रूप में काम करना है। अब ये नहीं है कि 572 सीट नहीं थी कांग्रेस के, 272 सीट नहीं थी कांग्रेस के पास, 270 सीटें थी, एक मुझे शामिल कर लिया, एक किसी निर्दलीय को और शामिल कर लिया, 272 बनाई। हम उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सदस्यता नहीं ली है, हम उसकी सरकार को सपोर्ट करें कि हम आपके साथ हैं। फर्क समझना आप? सदस्यता ग्रहण करना अलग बात है, सरकार में शामिल होना निर्दलीय के रूप में अलग बात। इन बातों में आप अंतर समझ जाना। तीसरी बात, तीसरे लोग थे, वो थे मनोनीत, जो 12+2 लोकसभा के 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। उनका मनोनयन जैसे सचिन तेंदुलकर किसी पार्टी से थोड़े था कि मैं इस पार्टी से हूं, मुझे रिलेटेड। मनोनीत होने से पहले किसी पार्टी की नहीं होती। इनको मनोनयन किया 14 सदस्यों को। अब ये आने वाले 6 माह के पहले अगर कांग्रेस के सदस्य बन गए, बीजेपी के, तृणमूल कांग्रेस के, लोकपा के, किसी के भी सदस्य बन गए, तब तो ठीक है। और इन्होंने सोचने में निकाल दिए कि पहले मैं लोकसभा में बैठ के देखूंगा कि मेरे मित्र कौन से में ज्यादा है, उसकी मैं 6 माह के बाद में सदस्यता ग्रहण कर लूंगा। तो 6 माह के बाद में अगर सदस्यता ग्रहण करता है, तो खुद की सदस्यता यानी कि लोकसभा की सदस्यता वो खो देगा। समझ रहे हो मेरी बात की? 3 प्रकार के बताए थे, पार्टी से रिलेटेड त्याग पत्र देने पर, या पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करने। 2 कंडीशन में सदस्यता रद्द हो जाएगी। दूसरे, निर्दलीयों की बात की थी, निर्दलीय बाहर से रहकर सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं
कि सरकार बनवाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। उस कंडीशन में उनकी जो मूल सदस्यता है, जिस क्षेत्र से वो लोकसभा या एमएलए है, वो सदस्यता रद्द हो गई। और तीसरे प्रकार के हम मनोनीत की बात की, और ये सब प्रकार के जो फैसले देता है कि ये दल बदल है या नहीं, ये होता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में अगर ये सिस्टम चला है, किसी राज्यसभा के सदस्य ने ऐसा किया है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया है, तो वहां पे राज्यसभा का सभापति, अगर विधानसभा में ऐसा हुआ तो विधानसभा का अध्यक्ष, अगर विधान परिषद में ऐसा हुआ तो विधान परिषद का, मतलब जिस सदन के लोग ऐसा कर रहे हैं उस सदन के अध्यक्ष ही ये कार्य करते हैं कि दल बदल है या नहीं। अब एक ध्यान रखना, क्या लोकसभा का अध्यक्ष पार्टी बदल सकता है? जैसे वो कांग्रेस जैसे केंद्र के अंदर ओम बिरला है, बीजेपी से है, अब बीजेपी ने उनको लोकसभा अध्यक्ष भी बना दिया। लोकसभा में अनेक दलों के सदस्य बैठते हैं, पता आपको? उनका कार्य सिर्फ क्या है? लोकसभा को चलाना, उसकी बैठकों का आयोजन करना, लोगों को बोलने का मौका देना, और सभी के साथ न्यायपूर्वक रहते हुए सभी पार्टियों की अध्यक्षता करना, सभी की पार्टी की अध्यक्षता करना। हालांकि वो है बीजेपी का, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी वाले अपना ही बनाएंगे, जरूरी नहीं वो अपना बनाए, किसी अन्य व्यक्ति को भी बना सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो तो एक यूनिक पर्सन हो गया, सबके बीच में अलग पर्सन हो गया, वो तो लोकसभा के संचालन का कार्य करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का है, त्याग पत्र दे दिया कि बोला मत किसी पार्टी का नहीं, मैं बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करूंगा, या कोई मनोनीत व्यक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष है, या कोई निर्दलीय व्यक्ति है उसको लोकसभा अध्यक्ष बनाया है और बाद में उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो क्या उसके सदस्यता रद्द होगी? हम इतनी पिछले टाइम में या पिछली 3 बातों में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति हो संसद का सदस्य, अगर वो पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, निर्दलीय भी किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, मनोनीत 6 माह के बाद किसी पार्टी को मनोनीत या ज्वाइन करता है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये अलग थोड़ी रह गया। आप सोचोगे कि है तो उन्हीं सदस्यों में से, कि लोकसभा अध्यक्ष आता कहां से? कोई जन्म तो होता नहीं, वहां बैठ के जन्म तो उसका देते नहीं है। अपने कुछ सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो अपने में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं, तो है तो वो सदस्य। लेकिन साफ साफ लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष सभी पार्टियों से त्याग पत्र दे सकता है, पार्टियों से, लोकसभा की सदस्यता से नहीं। सदस्यता तो देगा तो फिर मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी जो भूमिका है लोकसभा में, वो सभी पार्टियों की लोगों की नजरों के सामने एक जैसी है, सभी पार्टियों के लोगों को बोलने का मौका देता है, सभी पार्टियों की जो भी विधेयक वगैरह लाते हैं उन सबको स्वीकृति देने का पूरा अधिकार, किसी व्यक्ति को निष्कासित करने का, किसी पर रोक लगाने का, चाहे वो खुद की पार्टी का ही हो, अगर वो लोकसभा के नियमों मर्यादाओं को ताक में रख के गलत कार्य कर रहा है तो उसकी सदस्यता को भी कुछ समय के लिए भंग कर सकता है। ये सिर्फ कौन सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो वो यूनिक हो गया, सब लोगों के लिए समान हो गया, सभी पार्टियों के लिए समान हो गया, तो उसका त्याग पत्र देना तो एक समानता का प्रतीक माना जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र दे सकता है, याद रखना, किसी भी पार्टी से, बाकी सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज दैट नया प्रश्न बन के, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा कि 1985 का 52वां संविधान संशोधन या दल बदल विधेयक किस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 संघ के मंत्रियों पर, मतलब जो मंत्री बन चुके हैं वो अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, बताया मैंने आपको, नहीं छोड़ सकते। लोकसभा के सदस्यों पर, जैसे कांग्रेस वाला बीजेपी में नहीं जा सकते। तीसरा मनोनीत सदस्यों के ऊपर, और चौथा लोकसभा अध्यक्ष पर। तो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, ध्यान से देखा नहीं, उनका ध्यान कहां पे जाएगा? मनोनीत पे जाएगा। सीधी सी बात है यार, मनोनीत को कौन पूछता है किसी भी पार्टी में, क्या मतलब होता है उनका? फिर लोकसभा अध्यक्ष पे जाएगा, यार कैसे नहीं, ये तो चुनाव जीत के आया, ये कैसे पार्टी छोड़ सकता है? तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष पार्टी नहीं छोड़ सकता, सदन के लोकसभा के सदस्य पार्टी नहीं छोड़ सकते, और संघ के जो मंत्री हैं, जिनको मंत्री बनाया गया, वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। मनोनीत सदस्यों का कुछ नहीं बढ़ता, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। तो ऐसे क्वेश्चनों पर हमें बहुत सा फोकस करना है।
तो ये था अपना दल बल विधेयक। दल बल विधेयक घोषणा भी कौन करता है? लोकसभा। अब बात तीसरी है कि कौन से लोग हैं, किस प्रकार से वो अगर दल को छोड़ते हैं तो उनको दल बदल नहीं माना जाएगा। बात ये तो अपनी तीसरी बात है कि कौन से वो लोग हैं जिनकी बातों को दल बदल नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर हमने देखना है किसी दल के 1/3 सदस्य, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा चेंज किया गया था। इसके 10वीं अनुसूची में थोड़ा सा चेंज किया गया था, यार कुछ तो हमें रियायत दो, कहीं तो भागने का मौका दो। आपने तो चारों तरफ बाड़बंदी कर दी, कुछ तो पार्टी को छोड़ने का हमें दो। जैसे अभी सचिन पायलट वो पार्टी छोड़ के जा रहे थे तो आलाकमान ने डायरेक्ट विधानसभा में इनके विरुद्ध एक एप्लीकेशन जारी की थी कि दल बदल की कंडीशन में इन लोगों की सदस्यता रद्द कर दो, नहीं इनकी जगह क्या करवा दो, नए चुनाव करवा दो। तभी तो लौट गए थे वापिस। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको? सचिन पायलट थे, विश्वेंद्र कुमार थे, ये 5-7 लोग थे, ये कांग्रेस को छोड़ के जा रहे थे। तो अब ये जा रहे थे कांग्रेस, इनके वादों से कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिए। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, आज भी चर्चा में आया था, जितेंद्र मंत्री है उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की बात को मान लो भाई, सचिन पायलट ने पार्टी की सरकार बनाई है, उसको मंत्री तो मत बनाओ, लेकिन उसने जो वादे करके जनता से कांग्रेस की सरकार को जिताया है, कम से कम उसको अपने वादे तो पूरे करने दो। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आपने। तो अगर किसी पार्टी के अंदर मैं या आप लोग शामिल हो गए, उस पार्टी के लिए हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस पार्टी में हमारे को निष्कासित किया जा रहा है, हमें एक हाशिए के ऊपर रखा जा रहा है, हमारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब उस कंडीशन में अगर हम पार्टी को छोड़ेंगे तो दल बदल का आरोप लगा करके हमें उस संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य से निष्कासित कर दिया जाएगा और हमारी सीट के ऊपर नए चुनाव करवा लिए जाएंगे। मतलब हम तो फंस गए। और फंसाने के लिए बनाया था ये, क्योंकि जब लोग एक दूसरे दलों को छोड़कर भाग रहे थे, आला कमानों को पसीना आया हुआ था, उन सब लोगों को रोकने के लिए तो एक ऐसा सिस्टम बनाया कि दल बदल का निर्धारण भी कौन करेगा, सरकार फंसा दिया। लेकिन इसमें कुछ अच्छे लोग भी फंस रहे, जैसे सचिन पायलट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पार्टी के लिए खूब कार्य किया, पार्टी ने इसके चेहरे को आगे रखकर चुनाव जीता। पता आपको, आप खूब राजनीति से जुड़े हुए हो। सरकार ने फायदा उठाया दल बदल विधेयक का कि इनको निष्कासित कर देते हैं, दल बदल का नाम देते हैं, इसको बाहर निकाल देते और नए चुनाव करवा देते हैं। 7 में से 5 भी जीत के आ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार अपनी है ही, जीत लेंगे और इनकी राजनीति हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, समाप्त। उस डर से तो वापस दौड़ के आए थे ये लोग, पार्टी को वापस ज्वाइन कर लिया। सचिन महोदय का अपना उप मुख्यमंत्री का दर्जा था वो भी चला गया। इसके अलावा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जो अपने गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हैं, ये बने हैं नाथी का बाड़ा वाले, इनको बनाया गया है अभी, तो उनके तो सभी पद छिन गए। अब जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, तो एक कोई तो ऐसी शर्त होनी चाहिए कि पार्टी के कुछ सदस्य अगर पार्टी का मिलकर विरोध करे और वो उस पार्टी को छोड़कर जाए तो मतलब पार्टी में कोई ना कोई कमी है, तो उस समय दल विदल नहीं माना जाएगा। तो ये दल बदल का जो 52वां संविधान संशोधन था, उसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किए गए कि अगर 1/3 सदस्य किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, जैसे कांग्रेस के 1/3 सदस्य हैं, जैसे 60 सीट है उसमें से 1/3 मतलब 20 सदस्य एक साथ त्याग पत्र लिख रहे हैं और एक साथ बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको दल विलय माना जाएगा। मतलब उस समय त्याग पत्र दे रहे लेकिन सदस्यता का हनन नहीं माना। समझ रहे मेरी बात को? और अगर 2/3 सदस्य मतलब 60 के 40 सदस्य अगर उस पार्टी को छोड़कर नई पार्टी को बना रहे हैं तो उसको दल विभाजन माना जाएगा। मेरी बात को समझ गया कि दल बदल का फायदा उठा करके जिस पार्टी की सरकार बनती थी वो अपने सदस्यों को कंट्रोल में रखने का प्रयास किया। कंट्रोल में इतना किया, सचिन पायलट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मतलब छवि खराब करने का प्रयास किया अपने खुद के राजनेताओं का। तो जब ऐसी बात सामने आई तो बहुत से लोगों ने, जो अच्छे लोकतंत्र के संयोजक थे, उन अच्छे लोकतंत्र के संयोजकों ने ये सोचा कि भाई ये तो गलत हो गया, दल बदल का फायदा उठा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा रास्ता निकालो कि अगर कोई दल अपनी पूरी की पूरी अत्याचार की सीढ़ी अपने कुछ सदस्यों के ऊपर लागू कर दे, तो वो सदस्य अगर पीछा छुड़वाते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो कोई रास्ता होना चाहिए। तो कहा कि 1/3 सदस्य अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो दल विलय माना जाएगा और 2/3 सदस्य छोड़ते हैं तो दल है।
विभाजन माना जाएगा। ये बात कब जोड़ी गई थी? 91वां संविधान संशोधन 2003। अब इसी 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य विधानसभाओं के अंदर तथा केंद्र की संसद या लोकसभा के अंदर भी कुछ बातें जोड़ी गई। एक तो ये जोड़ती दल विभाजन भी हो सकता है, इस आधार पे हो सकता है। वो बातें देखो कौन सी जोड़ी गई थी। 75A जोड़ा था, 75B जोड़ा था, 74A जोड़ा था, सॉरी 164A जोड़ा था और 164B जोड़ा था। मतलब इसी संविधान संशोधन के तहत 4 चीजें और जोड़ी थी। 164A, 164B, ये तो विधानसभा में जोड़ा। इसके अलावा 75A, 75B ये केंद्र में जोड़ा था, एलएस में जोड़ा था, लोकसभा। इसमें यही जोड़ा था कि दल बदल वाले को, जो दूसरी पार्टी से आए हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया। और इसमें यह जोड़ा था कि जो मंत्रियों की संख्या है, मंत्रियों की जो संख्या है, वो मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, सीएम सहित। एग्जाम्पल, राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, 200 गुणा 15/100, मतलब अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं। यही कहां पे अपने लोकसभा के अंदर 75A में दल बदल वाले को क्या नहीं बनाया जा सकता? मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और 75B लोकसभा के अंदर कुल सीटों का मतलब 545 का 15% ही क्या बनाए जाएंगे? मंत्री बनाए जाएंगे, और वो भी किसके सहित? पीएम से। अब देखो एक चीज और भी लिखी नीचे नोट डाल की, कि किसी भी कंडीशन में 12 से मंत्री कम नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य की विधानसभा में। अब हम बात करें सिक्किम की, गोवा की। गोवा की विधानसभा में 32 है और सिक्किम की विधानसभा में 44 है। पहले तो हम 32 का 15% ही बता रहे हैं ना, 15% निकालते हैं तो कितना होगा? अब ये बात दुनिया वापर 5 3 15, 20 पंजो 16, 16 दूनी 32, 10 फिर 5, फिर 8, 8 3 24, 24 में 5 को भाग हो गए, 5 चौक 20 और 55 25, 5 मंत्री होगा। अब मेरे को आप ये बताओ कि उस राज्य की विधानसभा में 10 मंत्री पद है, कोई खान मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, तो कम से कम वो पद तो बढ़ने चाहिए ना। 5 मंत्री क्या कर लेंगे? इस नियम के तहत तो वहां पे 5 मंत्री बनेंगे, उनमें एक मुख्यमंत्री होगा, तो 12 ज्यादा हो जाएगा। तो न्यूनतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? 12 मंत्री से कम मंत्री नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये सब बातें 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जुड़ी। दल बदल वालों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तथा मंत्रियों की संख्या विधानसभा या लोकसभा की अधिकतम संख्या का 15% होगी, सीएम पीएम सहित। लेकिन किसी राज्य में अपराध स्वरूप 15% अगर 12 से कम है तो वो कितना बना सकते हैं? 12 बना सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा एक सिस्टम और हमारी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आया है कि किसी राज्य की चुनाव होने के बाद सरकार बनती हो तो पक्ष होता है, और पक्ष को उसके कार्यविधि पर अंगुली उठाने या समय समय पर रोकने के लिए क्या होता है? विपक्ष। और विपक्ष के अंदर जैसे कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, गुलाब चंद कटारिया क्या विपक्ष के नेता है, इस प्रकार सिस्टम इनका क्या चलता रहता है। लेकिन घोषणा की कि अगर किसी राज्य या केंद्र में किसी पार्टी को कुल सीटों का, जैसे 200 सीट है, केंद्र में 545 सीट है, इन कुल सीटों का 10% प्राप्त नहीं होता है तो वो पार्टी विपक्ष में बैठने का अधिकार नहीं रखती है। समझ गए? ये क्यों किया? ये इसलिए किया
जैसे राजस्थान के अंदर एक अपने हनुमान बेनीवाल जी की भी पार्टी है, वो भी कहते मैं तो विपक्ष में बैठ छू, पार्टी तो है ही मेरे को, तो भी कोई इलाज क्या हुआ कि पहली तू 10% सीट लेके आओ आप लोग और उसके बाद में बैठो। मतलब प्रत्येक पार्टी ये नहीं कहेगी कि मैं भी विपक्ष में बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा, मैं भी विपक्ष का नेता तो सिर्फ एक ही हो सकता है, 10-15 बढ़ा सकते हैं कि जितनी पार्टी। जैसे केंद्र में बीजेपी बनेगी, इसके बाद में 7 बड़ी पार्टी और है जिनके एमपी चुन के जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बसपा है, लोकपा है, बहुत सी ऐसी बड़ी पार्टियां जिनके सदस्य जाते हैं। तो क्या उन सदस्यों को भी विपक्ष का नेता बनाया जाता है? देखेंगे बेटा एक बार, ये हो सकता है 165 भी देख के बताऊंगा। अब देखो उसको, बहुत सी पार्टियां, तो ये फैसला किया गया कि सिर्फ एक ही पार्टी विपक्ष का नेतृत्व संभाले। सब पार्टियों के लोग ये नहीं कहते जिसके पास 10+ सीटें आ गई है वो विपक्ष क्यों बैठ सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मोदी के आने के बाद में हुआ कि मोदी ने विपक्ष छोड़ा ही नहीं जगह जगह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ये पहले से ही था। लेकिन चर्चा में कब आया कि जब मोदी सरकार आने के बाद में विपक्ष से कम सीटें आई, 10% कम सीटें, तब ये बात हमारे सामने आई। हमने सोचा कि ये तो नया कानून बना के लाए होंगे, नया नहीं था, ये पहले का ही था कि जो बहुत सी पार्टियां विपक्ष में बैठने हैं वो जिद न करें कि मैं भी विपक्ष का आदमी हूँ, विपक्ष का, पहले 10% सीट दिखाओ। जैसे राजस्थान विपक्ष में बैठना तो कम से कम 20 सीट होनी चाहिए। एक बार तो पिछली बार चुनाव के अंदर अशोक गहलोत साहब को कुल 21 मिली थी, अगर 2 कम हो जाती तो वो खुद ही विपक्ष में नहीं बैठते। केंद्र में प्रॉब्लम चल रही है, अकेली कांग्रेस नहीं बैठ सकती, उसको अन्य दलों को साथ में लेकर विपक्ष में बैठना पड़ता है क्योंकि अकेली के पास 10% सीटें नहीं बनती। तो ये सब बातें अपनी अनुसूची 10 के अंदर है। दल बदल है, कहां से दल बदल शुरू हुआ, किन किन मंत्रियों को, किन किन राजनीतिक दलों को किस प्रकार दल बदल हो सकता है। एकमात्र कौन ऐसा व्यक्ति है जो दल बदल कर सकता है, वो है उस सदन का अध्यक्ष। और दल बदल करने का फैसला भी कौन देता है, उस सदन का अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी प्रकार के लोग हैं वो दल बदल नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता बताओ? यहां से तो वो जाएगा बीजेपी का, कांग्रेस वालों ने 10 करोड़ रुपए पकड़ा दिए कि आजा 100 सीट मेरे पास है, या कांग्रेस वाले कहेंगे 70 सीट हमारे पास है, बीजेपी की 30 लेके आजा तू हमारे पास। तो फिर तो बीजेपी के लिए हमने बीजेपी को जिताया है, उन प्रतिनिधियों को थोड़ी जिताया है। हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। अब लास्ट की अनुसूचियों की बात करेंगे, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, और उसके बाद में आज की क्लास हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे भाग 1-2 मतलब नागरिकता, भाग 1 मतलब राज्य से रिलेटेड, भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड, फिर भाग नंबर 3 में जाएंगे मूल अधिकार। इस प्रकार हम 2-2, 3-3 भाग एक साथ देखेंगे लंबे समय तक। मतलब टॉपिक हमारे शानदार क्लियर होने चाहिए। और आप इस चीज का ध्यान रखना, जो भी आप वीडियो देखते हुए रिकॉर्डेड होता है इसको आप डाउनलोड कर लिया, ज्यादा नहीं, 100-150 MB का ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। आप देख रहे हो कि 1.5 घंटे 1 घंटे क्लास चल गई, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। इसको आप अपनी गैलरी के अंदर डाउनलोड कर लो तो बार बार, और उसके बाद में इसके आप शानदार नोट्स तैयार कर लो। एक दिन आप पॉलिटी के नोट्स स्टार्टिंग से देखोगे, दूसरों के साथ मिलोगे तो आपके नोट्स बहुत ही अलग मिलेंगे, किताबों में ये बातें आपको नहीं मिलेंगी। अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 11 के अंदर पंचायती राज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रामीण स्वशासन। गांधी जी 1948 में मर गए थे, अगर वो 48 में नहीं मरते तो 11वीं अनुसूची की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती पता है आपको? जब संविधान लागू होता उसी समय पंचायती राज को लागू करवा देते, और ये तो पंचायती राज को संविधान में, तो गांधी जी की मृत्यु का एक फल भुगतना पड़ रहा है हमें, 11वीं और 12वीं अनुसूची को हमें पढ़ना पड़ रहा है। 12वीं अनुसूची शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन। अब एक चीज को आप देखना, नीति निर्देशक तत्व है और उसमें 40 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 40 में, पंचायती ग्राम पंचायतों की स्थापना। गांधी जी की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि भारत के लोगों की आत्मा गांव में निवास करती है, जब तक प्रॉपरी
गांव के लोगों को हम चुनावों से नहीं जोड़ेंगे, राजनीति से हम नहीं जोड़ेंगे, तब तक वे अपना विकास नहीं कर पाए। उनको हमें लोकतंत्र का आधार मानते हुए लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी माननी चाहिए और गांव के अंदर छोटी छोटी सरकारें बनानी चाहिए, जिससे गांवों के युवा उन सरकारों के माध्यम से आगे भी बढ़ सके और अपने स्थानीय गांव का भी विकास कर सके। हालांकि गांधी जी की इस बात का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये तो गांधी जी की मृत्यु हो गई, वरना जो पंचायती राज आजादी के 40 साल 45 साल बाद या 50 साल लगभग हमें बाद में मिला है, वो पंचायती राज हमें 1950 में ही मिल जाता, और अब तक तो उसके अंदर बहुत से ज्यादा सुधार हो जाते। लेकिन गांधी जी की मृत्यु हो गई, जिसकी कमी को हमें यहाँ अनुसूची 11 और 12 में भुगतना पड़ रहा है। फिर क्या हुआ, 1953 में हमने देश के विकास के लिए गांधी जी की बात को तो परे रख दिया और अमेरिका की एक कंपनी है फोर्ड कंपनी, उस फोर्ड कंपनी को ठेका दिया और उसके तहत सामुदायिक विकास केंद्र खोले और उनके अंदर सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया कि आप लोग गांव का विकास करो समुदाय बनाकर। वो सरकारी अधिकारियों को तो अपनी पेंशन तनख्वाह से मतलब था, उन्होंने किसी प्रकार का विकास नहीं किया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए एक आयोग बनाया या कमेटी बनाई, बलवंत सिंह मेहता कमेटी, और पूछा कि ये कितना सफल है कितना असफल। तो कहा कि नहीं, ये तो पैसे ले रहा है, कुछ लोगों को पर्सनली फायदा पहुंचा रहा है, सब लोग तो इसमें शामिल आ ही नहीं पाए, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि मेरे गांव में ये योजना चल रही है, तो कहा कि क्या किया जाए ऐसा। तो बलवंत राय मेहता ने नेहरू जी को कहा कि गांधी जी गलत नहीं थे, गांधी जी सही थे, जब तक हम इनको लोकतंत्र से नहीं जोड़े, इनके प्रतिनिधि या इनके द्वारा कोई प्रतिनिधि हम इनके ऊपर नहीं रखेंगे जिनको ये खुद जिता के अपने ऊपर सरकार बनाने का अधिकार देंगे और अपने विकास की एक नई नींव रखेंगे। और इन जो पंचायतें हैं, इनको कुछ विषय हम राज्य सरकारों से छीन कर इनको दे देंगे, क्योंकि राज्य सरकार के पास तो आगे से बहुत विषय हैं, हम कुछ केंद्र से भी दे देंगे। वो खुद इन क्षेत्रों में कार्य कैसे कर पाएगी, वो तो राज्य संभाल लेगी, वही बहुत है। तो इन पंचायतों को हम कुछ दे देंगे, हमारे पास से दे देंगे, कुछ बजट दे देंगे इनको, और कुछ बजट आय प्राप्त करने के स्रोत दे देंगे, कुछ बजट तो हम केंद्र से दे देंगे, कुछ राज्यों से दे देंगे, और कुछ मेले वेले लगते हैं उनसे टैक्स ये खुद वसूल लेंगे। जैसे गांव में अपना जोड़ की भूमि होती है, उनकी जाटे वाटे कई प्रकार के जो टैक्स होते हैं, वो सब टैक्स ये ग्राम पंचायतें खुद वसूल कर लेंगे और उस इकट्ठे पैसे को ये विकास में लगा देंगे। मतलब कुछ आय के स्रोत दे देंगे, कुछ बजट हम देंगे। और ऐसे एक छोटी सी सरकार बनाने की बात कही किसने, बलवंत राय ने। नेहरू जी ने हाथों उसकी बात को यस कर दिया और कहा कि चलो नागौर आ गए दोनों। नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत करती 2 अक्टूबर 1959। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी छोड़ी थी, इस पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, संविधान में शामिल नहीं। इसके लिए कोई स्पेशल नियम नहीं बनाए कि 5 साल बाद में चुनाव होंगे, इसके लिए कोई योग्यता नहीं बनाई कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दिया कि इतने प्रतिशत महिलाएं चुनाव सीट जीतेंगी, इतने प्रतिशत पुरुष, इतने प्रतिशत युवा, ऐसा कुछ शामिल नहीं किया। और ऐसा कुछ शामिल नहीं किया कि इतने वर्ष सरकार चलाएंगे, ये आचार संहिता रहेगी, ये इस प्रकार से इनको बजट दिया जाएगा, ये काम ये लोग करवाएंगे और ये पंचायतों को अधिकार देंगे। जब उनको ये अधिकार ही नहीं दिया और ये कहा कि आप सरकार बना लो, तो जो पूंजीपति थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनकी सरकारें 10-10, 15-15 साल तक गांव में चलती रहती थी, निर्विरोध सरपंच बना देते थे, जिसके पास ज्यादा वोट थे। एक एक वोट की लड़ाई चलती थी, बुढ़े वाले लोग नहीं सुनते क्या, एक एक वोट की लड़ाई चलती थी, क्योंकि उस समय सरपंच बनना गांव का धन्नाटे। हालांकि बजट नहीं आता था, पैसा इनके घर से लगता था। आजकल बजट तो आता है, लेकिन वो एक व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की लड़ाई हो गई थी उस समय, नाक प्रधान है ऐसी लड़ाई हो गई थी। तो वो चुनाव, अब ऐसे लोग विकास करेंगे, कभी नहीं कर सकते। अधिकार ही नहीं थे उनके पास विकास के, उनके पास बजट ही नहीं था, उसके पास कोई विषय नहीं थे, सरकार उनके चुनाव करवाए तो करवाए, कोई मतलब ही नहीं था। तब कई समितियां बनी, उन समितियों ने कहा कि वो पंचायती राज लागू कर लिया, लेकिन फिर भी गांव का विकास होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। तो फिर नेहरू जी तो उस समय रहे नहीं,
उस समय अपने आए राजीव गांधी जी बोले कि भाई क्या करें, तो अपने जोधपुर के एक महान वकील थे एलएम सिंह, लक्ष्मीमल सिंह भी, उन्होंने कहा कि भाई राजीव गांधी जी मेरा कहना मानो तो आप ऐसा करो कि इन पंचायतों को संविधान में शामिल कर दो, एक निश्चित प्रोसेस बनाओ, और यहां तक कि राज्य निर्वाचन आयोग बनाओ, यहां तक कि राज्य वित्त आयोग बनाओ, जो इन पंचायती राज्यों के वित्त कितना देना है कितना लेना है उनकी समीक्षा करे। चुनाव आयोग बनाओ जो उनके समय के ऊपर चुनाव करवाए। समझ लो मेरी बात को, निश्चित प्रक्रिया बनाओ, निश्चित नियम बनाओ, फिर देखो विकास होगा या नहीं होगा। तो कहा कि राजीव गांधी ने कहा कि ठीक, कमी तो यही है, बहुत लेट बोले पहले बोलना चाहिए था, बोले पहले आपने पूछा नहीं साहब। तो जो उसने बताया तो बोल तो गया था 85 में, लेकिन बात लागू नहीं हो पाई, क्योंकि ये विधेयक 88 के अंदर रखा था राजीव गांधी ने लोकसभा, और 89 में आपको पता है राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी, और उसके बाद 90, 91, 92 3 साल तक संयुक्त पार्टी की सरकारें रही थी, जिसमें चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, एक प्रधानमंत्री और नाम बदला उसका, वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अस्थायी सरकारें थे, वो सरकार ही स्थायी नहीं बना रहे थे। तो ऐसे विधेयक तो लाते कहां से, ये विधेयक तो बहुत दूर थी पारित करवाने की बात, तो वो खुद के कदम ही मजबूत नहीं कर पा रहे। तो पहला प्रयास राजीव गांधी ने लोकसभा में रखा था, ये नहीं कि हम 92वां देखते हैं सीधा 73वां 74वां 1992 में देखते हैं, 85 से ही शुरुआत हो गई थी। और राजीव गांधी ने लोकसभा में वो 61वां 62वां विधेयक वो रख भी दिए थे, लेकिन उनपे कोई अमल नहीं हुआ था, क्योंकि लोकसभा ही भंग हो गई थी। मैंने बताया कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक है और लोकसभा भंग हो जाती है तो उसी के साथ वो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। अगर राज्यसभा में है तो वो जिंदा रहेगा, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती, चाहे 10 साल जिंदा रख लो उसको। समझ गए मेरी बात। उसके बाद में 92 के अंदर संविधान संशोधन 73वां व 74वां लाए गए, दोनों को पारित करवाया गया, और इन नगर पालिकाओं को और इन पंचायती राज को भाग 9 क जोड़ा, जो खाली था, मूल संविधान में तो था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा उस 9 को खाली कर दिया था। बाद में बात करेंगे क्यों खाली किया था। अब आप सोचोगे गुरुजी पहले वो बतोगे, सर उन लोगों को पहले से पता था क्या कि 9 के अंदर हम भविष्य में पंचायती राज लाएंगे, तो 9 में पहले क्या था, क्वेश्चन बढ़ सकता है आपका। 23वां जोड़ते तो बात सही है, नहीं जोड़ा तो 9 में था बेटा पहले, लेकिन 1956 से लेकर 1994 तक खाली था। वो केंद्र शासित प्रदेश थे, उस समय 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, 6, 7, 8, 9 के अंदर चारों प्रकार के अलग अलग राज्य थे। अब है 2 ही प्रकार के राज्य, केंद्र शासित और जो अपने राज्य हैं, ये 2 प्रकार। तो 6 में राज्य है, 7 खाली है, और 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, और 9 भी खाली था। समझ गए मेरी बात के, 4 भाग थे, 4 राज्यों के लिए थे, 7 खाली है, 1 प्रकार के राज्य खाली है बी कैटेगरी के। सी कैटेगरी में केंद्र शासित प्रदेश आज भी है, और डी कैटेगरी के राज्य जिसमें एक हुआ करता था अंडमान निकोबार, उसको भी 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो 9 क्या हो गया था, खाली हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। अब वो खाली हो गया था तो वहां पे किसको डाल दिया था, पंचायती राज। किसको डाल दिया, पंचायती राज को वहां पर डाल दिया गया था, और 9 क के अंदर शहरी शासन को डाल दिया गया था। और 243 ए से जेड तक क्या बने, इस प्रकार से इन स्पेशल बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत कौन सा 73वां संविधान संशोधन, 1992, 74वां, 1992 कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए, और इसको कितने विषय देंगे, शहरी स्वशासन को 18 विषय। ये नॉर्मल सी बात है। मेरी क्लास लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं उनमें मूल बात क्या है, हम रटने चलते हैं। आप बहुत बार पढ़ते हो लोग इसको डाल दिया, दल बदल क्या होता है, क्यों लाया गया, कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब तथ्य हमारे सामने आने चाहिए। और जब तक मूल तथ्य या इस पॉलिटिकल साइंस की मूल भावना को हम नहीं समझेंगे, तब तक इसकी बातें याद होना क्या थोड़ा सा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, रट सकते हो आप। हनुमान चालीसा लोग रट के बैठ जाते हैं, गीता को रट के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ रट के बैठ जाते हैं, तो रट सकते हो। रटने का पावर बहुत ज्यादा आपका, कितना भी रटवा लो, लेकिन समझने के बाद में वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और आजकल क्वेश्चन भी समझ के आधार पे वो अगला ऐसा ही पूछता है कि हमारे दिमाग में अगर वो बात समझी हुई आगे तो हम आंसर ढूंढ सकते हैं 4 ऑप्शनों में से। बाकी ये नहीं कि सीधा ही पूछ लिया
कि 1951 में प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन लैंग्वेज से निकलते हैं, और नए जितने क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करते हो तो मतलब आप एक क्रिएटिव पर्सन, आप नए पर्सन बनाने का प्रयास करते हो। बेटा ये अभी तो मैं वही तो बताने जा रहा था, पारित हुआ था। 2 डेट होती है प्रत्येक संविधान की, लाया गया था, तो जो वर्ष लाया गया था वो संविधान के आगे वही लिखता है हमेशा। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, यही एक्ट है, इसका नाम यही है। 92 के नाम से लाया गया था, फिर इनको लोकसभा राज्यसभा में रखा गया, और 93 में जाके क्या हुई थी, पारित। इसलिए हम अपनी गाइडों में क्या रखते हैं, 93 पढ़ते हैं। गाइडों में क्या पढ़ते हैं, 93 पढ़ते हैं। दोनों संविधान संशोधनों का नाम पढ़ेंगे हम तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 पंचायती राज से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन 1992, ये इनके एक्टों के नाम है, और 92 में ही बने थे, लाए गए 93, पारित भी कब हुए थे, 93। बेटा वो बात, इन बातों का मैं ध्यान रखना। कई बार हम देखते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन हम करके आते हैं और फिर वो गलत मान लेते हैं, फिर मेरे जैसे आप टीचर से पूछते हो, वो उनकी व्याख्या करके बताता है, तो फिर कहते हो कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया। इस बार हमारी क्लासों का मूल उद्देश्य यही है कि उन सब कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। टाइम खूब रहता है, इसलिए आप अच्छे से शानदार नोट्स बनाया करो, अपने बाकी के साथियों को भी आप क्लास से जोड़ा करो। एक थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम है, मेरे को माइक्रोफोन मिल जाता 1-2 दिन में, पिछले साल तो था मेरे पास, उसकी व्यवस्था होते ही आवाज बड़ी शानदार क्लियर आएगी। थोड़ी सी बोर्ड की प्रॉब्लम है, वो तो मैंने आपको कह दिया कि टॉपिक को इस तरीके से तैयार करेंगे, एक बार आप सुनो, दूसरी बार सुन के आप उसको लिखो, जो भी चीजें हमें बोर्ड पे लिखने लायक हैं उनकी चर्चा हम कहाँ पे कर लेंगे। एक चीज आपने सुनी होगी कि रेडियो पे अगर हम कोई चीज सुनते हैं और टीवी पे अगर हम कोई चीज देखते हैं तो वो सुनी हुई चीज हमें ज्यादा समय तक याद रहती है, और वो देखी हुई चीज टीवी के ऊपर उनकी फीलिंग, उनकी बातें, उनकी कहानियां हम भूल जाते हैं। अगर कोई कृषि से संबंधित, देखो इंटरेस्टेड है तो वो देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है, हमें पता है इंटरेस्टेड है तब। तो कोई आप कहानी सुन रहे हो या किसी विशेष चर्चा को आप सुन रहे हो, रेडियो के अगर आप सुन रहे हो तो आपकी सारी शक्तियां उसके ऊपर केंद्रित हो जाती है, और आप सुनी हुई बातों को आपका दिमाग एक चलचित्र बनाने का उसी समय दिमाग के अंदर अपने आप चलचित्र बनने शुरू हो जाएंगे, और वो चलचित्र जो आवाजें आ रही हैं 3 व्यक्तियों की या 4 व्यक्तियों की, कोई नाटक चल रहा है उसके अंदर, वो उन चलचित्रों को और आपके दिमाग में घुमाने का प्रयास करेगा। मतलब आपके दिमाग ने खूब मेहनत की थी, एक नया डायग्राम तैयार किया था, उस बातों को थोड़ी भूल सकता है, और एक किसी की हुई मेहनत के ऊपर डिपेंड है, उनका जल्दी भूलेगा सीधी सी बात। एक कई बार हम उपन्यास, आज के बच्चे तो नहीं पढ़ते थे, हम जब छोटे बच्चे थे तो उस समय जब 11वीं 12वीं फर्स्ट क्लास में थे तो हम उपन्यास पढ़ने की आदत पड़ गई थी, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। तो उपन्यास को स्टार्टिंग करते थे तब वो इतना मोटा नजर आता था, यार कैसे पढ़ा जाएगा, 3-4-5 पेज पढ़ने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, उपन्यास तो पूरा ही पढ़ेंगे, खाना रह जाए कुछ भी रह जाए, मतलब उसके अंदर अपने आप एक मूवी सी चलनी शुरू हो जाती थी। और उस समय मूवी थी कहाँ पे, एक संडे को आती थी और सैटरडे को आती थी, उसके अलावा फ्राइडे को आती थी, नाइट को नींद आ जाती थी, कभी लाइट नहीं आती थी, मूवी बीच में रह जाती थी, फिर उसका वेट करना होता था कि अब ये मूवी कब आएगी, यार 1 घंटे बीच में लाइट कट गई थी। तो कुछ मित्र होते थे वो अपनी साइड से मूवी के वो पार्ट बताते थे कि यार ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगाते थे, वो लाइव के। मतलब ये जो पढ़ने का तरीका है, कई बार किताबों में पढ़ने का तरीका भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसी प्रकार की कोई मूवी चल रही थी। निशा नेक्स्ट क्लास का टाइम क्या रहेगा? निशा आपको मैसेज नहीं मिलता है क्या, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है क्या? अब मैं बता रहा हूँ कि सुबह 9 बजे के लगभग क्लास होगी। अभी देखो 11 बजे क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है, फिर 12-1 बजे का फालतू के अंदर। वो क्लास हम शाम को लेने का प्रयास करेंगे। ये क्लास सुबह हो जाएगी, एक क्लास शाम को हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं प्रयास करूंगा कि आपका टेस्ट पेपर तैयार हो, लेकिन आप भी जो पॉलिटिकल साइंस के स्पेशल बच्चे हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया। मैं ये भी कहता हूं कि कोई बच्चा
आर्ट्स से पढ़ रहा है, अगर वो भी एमए प्रवेश एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस से करेगा तो जो हम लेवल का पढ़ रहे हैं वहां तक वो नेट क्लियर कर सकता है। इतने आधार के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वहां तक वो नेट की एग्जाम भी क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। ओके, इवनिंग में लेंगे। अभी सभी को टाटा, बाय बाय।